जय हिंद छात्रों। पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं वर्ण विचार के बारे में। आज पढ़ेंगे शब्द विचार के बारे में। देखिए शब्द किसको कहते हैं ये जान लेते पहले। तो देखिए वर्णों के स्वतंत्र एवं सार्थक समूह को वर्णों के स्वतंत्र एवं सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। शब्द कहते हैं। देखिए शब्द कहते हैं, जैसे में देख लीजिए क एक स्वतंत्र रूप में है, ल एक स्वतंत्र रूप में वर्ण है कि नहीं है। क वर्ण और ल म सब स्वतंत्र रूप से अलग अलग है। अभी सबको एगो समूह में रख दिए तो क्या बन गया? कलम बन गया। कलम बन गया। अब शब्द को मुख्यतः चार आधार पे विभाजित किया गया है। देखिए पहला बोल रहा है अर्थ के आधार पे, दूसरा है रचना या बनावट के आधार पे, रचना या बनावट के आधार पे, तीसरा है उत्पत्ति या उद्गम के आधार पर, चौथा है प्रयोग या रूपांतरण के आधार पर। चलिए पहले जान लेते हैं अर्थ के आधार पे। पहला नंबर में बताए थे अर्थ के आधार पे। देखिए अर्थ के आधार पे शब्द को दो भागों में बांटा गया है। अर्थ के आधार पे शब्द को दो भागों में बांटा गया है। पहला है सार्थक शब्द और दूसरा है निरर्थक शब्द। पहला है सार्थक शब्द, दूसरा है देखिए सार्थक शब्द कहते हैं। सार्थक शब्द कहते हैं, देखिए सार्थक शब्द किसको कहते हैं ये जानना है। तो देखिए वैसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, जिसका कोई निश्चित अर्थ हो उसे हम क्या कहेंगे? सार्थक शब्द कहेंगे। जैसे रोटी, उल्टा, खाना, चाय, ये सभी क्या है? सार्थक शब्द है। दूसरा है निरर्थक शब्द। देखिए तो निरर्थक शब्द है वैसा शब्द जिसका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे देखिए बोटी, पुल्टा, वाना, चाय। अब ऊपर वाले से रिलेट करते हैं तो रोटी बोटी, उल्टा पुल्टा, चाय बाय, खाना बाना। ये देखिए तो पहला का तो अर्थ निकल रहा है, दूसरा का अर्थ नहीं लिखा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? निरर्थक शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है रचना या बनावट के आधार पर। क्या है? रचना या बनावट के आधार पर शब्द को तीन भागों में बांटा गया है। शब्द को तीन भागों में बांटा गया है। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा यौगिक और तीसरा योग रूढ़। पहला है यौगिक, पहला है रूढ़ और दूसरा है यौगिक और तीसरा है देखिए अब रूढ़ शब्द किसको कहते हैं ये जानना है। तो देखिए वैसा शब्द जिसका खंड निरर्थक हो। क्या हो? निरर्थक। जैसे अगर हम पा जोर नी करें तो इसका कोई अर्थ निकल रहा है, दोनों का निरर्थक है, ये दोनों का कोई अर्थ नहीं। जैसे देखिए ना जोर क, तो इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। आगे देखिए ना जोर ना, तो ये दोनों का अलग इंडिविजुअल कोई नहीं निकल रहा है अर्थ, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। नेक्स्ट है दूसरा नंबर में हमारा यौगिक शब्द। देखिए यौगिक शब्द किसको कहते हैं ये जान लेते। तो देखिए वैसा शब्द जिसका खंड सार्थक हो। क्या हो? खंड सार्थक हो, उसे यौगिक शब्द कहते हैं, उसको कहते हैं यौगिक शब्द। जैसे देखिए राजकन्या, देवालय, हिमालय। देखिए अब इसका खंड सार्थक है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। देखिए जैसे हम बोल दिए राज जोर कन्या, है कि नहीं, तो कन्या का भी सार्थक अर्थ निकल रहा है, सार्थक है। ये भी राज सार्थक है। जैसे देख देव जोर आलय, क्या? देवालय, तो आलय मीन्स घर होता है, देव मतलब भगवान जी होते हैं, जो भी बोलो। हिमालय का क्या जो है? हिम जोर आलय, तो क्या हो जाएगा? आलय मीन्स घर, हिम मतलब बर्फ होता है। तो देखिए ये सब का अर्थ निकल रहा है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? यौगिक शब्द। चलिए नेक्स्ट है हम लोग का योग रूढ़ शब्द। नेक्स्ट है योग रूढ़ शब्द। तो देखिए वैसा शब्द जिसका खंड सार्थक हो पर सार्थक से भिन्न अर्थ प्रकट करे। क्या? सार्थक से भिन्न अर्थ प्रकट करता हो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे पंकज बिना पानी
और गजानन। तो देखिए बोला है क्या, खंड सार्थक है और भिन्न अर्थ प्रकट करे। तो देखिए पंक जोर ज होता है, ज मतलब जन्म लेने वाला, पंक मतलब कीचड़ होता है, कीचड़ होता है, और पंक मतलब जन्म लेना होता है। तो देखिए जो कीचड़ में जन्म लेता है उसे पंकज कहते हैं। तो इसका एक इंडिविजुअल मतलब अलग से आता है मीनिंग, तो कमल हो जाता है। क्या, इसको क्या कहते हैं, कमल। अब देखिए बिना पानी, तो बिना है, बिना जोर पानी। तो देखिए इस पानी का मतलब हाथ हो जाता है, और बिना, ये दोनों को जब मिलाते हैं तो बनता है बिना पानी, यानी सरस्वती माता जिसको बोलते हैं। और गजानन, तो गज जोर आनन, तो गज मतलब होता है हाथी, आनन मतलब सर होता है, और गजानन किसको कहते हैं, तो गणेश जी को। तो इसका कोई अलग अर्थ निकल रहा है कि नहीं, भिन्न अर्थ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हम कह रहे हैं योग रूढ़ शब्द कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब तीसरा है उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 प्रकार। कितने, उद्गम या उत्पत्ति के आधार पर शब्द को 4 प्रकार है। एक है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। देखिए पहला है तत्सम, दूसरा है तद्भव, तीसरा है देशज, चौथा है विदेशज। देखिए तत्सम शब्द किसको कहते हैं, तो देखिए किसी भाषा के मूल शब्द को, किसी भाषा के मूल शब्द को हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, कर्पूर, आम्र, नासिक, ये संस्कृत का एक मूल भाषा है, मूल शब्द है। अग्नि, कर्पूर, आम्र, नासिक, है कि नहीं है। नेक्स्ट है मेरा तद्भव। नेक्स्ट क्या है, तद्भव। देखिए तो तद्भव किसको कहते हैं, संस्कृत या तत्सम के विकृत, विकृत यानी बिगड़े हुए रूप को क्या कहते हैं, बिगड़े हुए रूप को तद्भव शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, तद्भव शब्द। जैसे हम अग्नि को बिगाड़ के क्या बोलते हैं, हिंदी में आग बोलते हैं। कर्पूर को बिगाड़ के हम क्या बोलते हैं, कपूर बोलते हैं। आम्र को बिगाड़ के हम लोग क्या बोलते हैं, आम बोलते हैं। नासिक को बिगाड़ के नाक बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे। तो ये बोला गया किसका, संस्कृत या तत्सम का विकृत रूप को ही क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब नेक्स्ट है देशज शब्द। क्या है, देशज शब्द। क्या है, देशज। तो देखिए देशज देश की भाषा से, देश की भाषा से यानी देश की भाषा यानी कि देश में जो बोलचाल से भाषा से प्राप्त है जो शब्द को, उसे हम क्या कहते हैं, देशज शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं, देशज, यानी देश की भाषा से प्राप्त शब्द को देशज शब्द कहते हैं। जैसे डिबिया, जूता, तेंदुआ, झोपड़ी, लोटा, ईटीसी। तो ये क्या है, देशज शब्द है। नेक्स्ट है विदेशज शब्द। क्या है, विदेशज शब्द। तो देखिए विदेश की भाषा से यानी विदेश की बोलचाल की भाषा से प्राप्त शब्द को क्या कहते हैं, विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे देखिए मदद, हम लोग यहाँ सहायता बोला जाता है। किताब को पुस्तक बोला जाता है, ठीक है। स्टेशन को विश्रामालय बोला जाता है। चिकित्सालय बोला जाता है, हॉस्पिटल को। कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं। तो देखिए विदेशज शब्द यानी कि विदेश की भाषा से प्राप्त शब्द को विदेशज शब्द कहते हैं। अब अगला है प्रयोग या रूपांतरण के आधार पे। प्रयोग या रूपांतरण के आधार पे शब्द को 2 तरह से बांटा गया, 2 आधार में बांटा गया। तो पहला है विकारी शब्द, दूसरा है अविकारी या अव्यय शब्द। इसी का दूसरा नाम क्या है, अव्यय शब्द। विकारी या अव्यय शब्द। देखिए अब विकारी शब्द कहते हैं तो जिस शब्द का रूप यानी जिस शब्द का हम रूप लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल के कारण, इस सब के कारण यानी इत्यादि के कारण बदल जाता है। इस सब के कारण बदल जाता है, सब के कारण बदल जाता है, उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसे विकारी शब्द कहते हैं। उसे विकारी शब्द कहते हैं। देखिए विकारी शब्द उसे कहते हैं जिसका लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल के कारण बदलते रहता है, उसे हम
विकारी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे बच्चा, तुम, बूढ़ा, खाना, इस सब का बदलते रहेगा। देखिए लिंग के कारण बच्चा का बच्ची हो जाएगा, तुम का अब वचन के हिसाब से चलिएगा तो तुम का तुम लोग हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बूढ़ा का बूढ़ी या बूढ़े। खाना में काल के अनुसार बदलते रहेगा। खा चुका है, खा रहा है, बहुत सारा बदला आते रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक के नहीं। देखिए अब नेक्स्ट है विकारी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। विकारी शब्द को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। क्या क्या बांटा है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, 4 भागों में बांटा गया है इसको। नेक्स्ट है अविकारी शब्द। नेक्स्ट है अविकारी शब्द यानी कि अव्यय शब्द जिसको कहते हैं। तो इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, यानी कि वैसा शब्द जिसका रूप, लिंग, वचन, पुरुष, कारक तथा काल के इत्यादि के कारण नहीं बदलता है। क्या होता है? नहीं बदलता है। उसे हम क्या कहते हैं? अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे धीरे धीरे, के समान, तथा, वाह, ये सभी का नहीं बदलता है। तो धीरे धीरे क्या है हम लोगों का? क्रिया विशेषण है। तथा क्या है? संबंधवाचक जो संबंध को दर्शाता है। के सामने यानी प्रीपोजिशन जिसको कहते हैं। ठीक है, इसको एक्क्लामेटरी साइन बोलते हैं इसमें। वाह। नेक्स्ट है अविकारी शब्द को कितने? 4 भागों में बांटा गया है, यानी कि क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसके आगे नेक्स्ट वाक्य विचार को रोक के हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इसको पढ़ेंगे, फिर उसके बाद पढ़ेंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय वाचक अव्यय और विस्मयादि बोधक, यही सब पढ़ेंगे। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा जाएगा।